नमस्कार मित्रों, आज मैं शिवानी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी अपराधी कौन सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपराधी कौन। अमला बार बार बाहर आती और अपने सजे बंगले की अंगूठी सज्जा देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाती। रंगीन नीली मध्यम रोशनी के लट्टू पेड़ की हर पत्ती पर जुगनू बने चमक रहे थे। शामियाने की रंगीन छाह में कई सोफे और कुर्सियां मंडलाकार घेरे में रखवाते श्याम बिहारी एक साथ कई निर्देशन देते किसी कुशल बैंड मास्टर की भांति हवा में दोनों हाथ उठा उठा कर गिरा रहे थे। अमला को पति की हड़बड़ाहट देख हंसी आ गई। एक तो ऐसे ही सामान्य सी घटना से उत्तेजित हो उठते थे, उस पर आज पहली पुत्री का विवाह था। वह पति से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो बारात की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर घबराती भी क्यों, सब कुछ तो दे रही थी कनक को। फ्रिज, रेडियोग्राम, फिएट और फिर एक तगड़ा सा चेक। बीसियों भूखी शेरनी सी माताओं के मुख से वह अपने भावी जमाता का पुष्टग्रास लुभावने दहेज के बूते ही तो छीन पाई थी। उसकी कनक सांवली थी, पर इस युग में क्या जमाता भावी पत्नी का रंग देखता है। उसे तो भावी ससुर के ओहदे का रंग ही अधिक आकर्षित करता है। जहाँ तक इसका प्रश्न था, श्याम बिहारी अपने ओहदे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुंबक की भांति खींच सकते थे। एक तो वे कमिश्नर थे, उस पर ICS। हम ICS अब रीवा के अलभ्य सफ़ेद शेरों की भांति अपनी वंश वृद्धि की क्षीण संभावनाओं के कारण अनमोल हो उठे हैं। ये प्रायः ही हंसकर अमला से कहते रहते। आज तो उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से जनवासे का ही प्रबंध देख रहे थे। नाव धोबी सबके तंबू तन चुके थे और तीनों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के से विभिन्न स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही तत्परता से मुस्कुराते खड़े थे। यह भी सनेखों युग का एक अनोखा रिवाज चल पड़ा था। आएंगे छैला बाराती बनकर, पर दर्जनों घड़े से निकाले गए सूट इस्त्री करवाने कन्या के पिता के यहाँ ही लाएंगे। जिसे देख वही हजमामत बनाने बैठ जाएगा, चाहे घराती है बाराती। मुफ्त का चंदन घीस मेरे नंदन, इसी को कहते हैं। कहीं बारातियों के आने के पहले ही सब पान निगोड़े घर के ही मेहमान न चर कर डालें। अमला मन ही मन भुनभुना रही थी। एक तो घर के ही मेहमान ने 4 दिनों से उसका पटरा बैठा दिया था। 5 दर्जन तो बच्चे ही भिनभिना रहे थे। उस पर देवरानी जेठानी और चचेरी ममेरी नंदों के नखरे देख उसका खून खौल रहा था। इसी से भागकर बाहर आ गई थी। बरेली वाली मम्मियाँ सास को लहसुन प्याज की बदबू से दिल के दौरे पड़ने लगते थे। उनका कमरा अलग करके उठी थी कि 2 चचेरी नंदों में बच्चों को लेकर भयानक युद्ध छिड़ गया था। दोनों सगी बहनें थीं, पर आज आमने सामने तनी रणचंडी हो बन गई थी। उन्हें छुड़ाकर अलग किया तो उसकी स्विस भाभी एक ही पेटीकोट और बिना बाहों का ब्लाउज पहने अर्धनग्नावस्था में अर्दली चपरासियों के सामने ही उससे साड़ी पहना देने का अनुरोध करने आ धमकी। पिछले माह उसका छोटा भाई विदेश से एक लंबी तड़ंगी ब्याह लाया था। क्या करती बेचारी अमला, भाई को बुलाती और भाभी को कैसे छोड़ देती। उसकी ताड़ सी देह में साड़ी लपेटना आकाश में चंदोबा टाँकना था। साड़ी पहनाते ही वह चटपट बाहर निकल आई थी। बारात भी तो आती ही होगी। उसने घड़ी देखी, अभी देर थी, पर बारात के आने से भी अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ति के आने की थी, और वह थी उसकी फ्रांस प्रवासिनी ननंद मीना, जो पूरे 20 वर्ष बाद मायके लौट रही थी। कभी यह ननंद उसकी प्राण प्रिया सखी थी। वही उसे सिर आंखों पर बिठाकर इस गृह में लाई थी। उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद की थी। कुछ दिनों तक तो दोनों की मैत्री मोहल्ले भर की स्त्रियों के हृदय में विष घोलती रही। दोनों एक से कपड़े पहनती, हंसती, खिलखिलाती, एक दूसरे को बाहों में लिए फिरती रहीं।
फिर जैसा प्रायः ऐसी प्रगाढ़ मैत्री का अंत होता है वैसा ही हुआ। अचानक दोनों में ऐसी ठनकी कि आंखों ही आंखों में नंगी तलवारें लपलपाने लगी और दो टूटे हृदयों की दरार मीना की विदा तक नहीं जुड़ी। झगड़े का सूत्रपात हुआ था आभूषणों को लेकर। मीना की विधवा माँ का पूरा गहना एक समासी पोटली में बंधा काठ के बक्से में पड़ा रहता। कई बार पुत्र ने समझाया पर वे बैंक में रखने को राजी नहीं हुई, तो खींचकर श्याम बिहारी ने कहना ही छोड़ दिया। पर इधर उनका अधिकांश समय तीर्थ यात्रा में ही निकलने लगा था और वे एक एक कर अपने आभूषण कभी बद्रीनाथ चढ़ाती, कभी रामेश्वरम। एक दिन अमला और मीना ने मंत्रणा की, जैसे भी हो अम्मा के इस धार्मिक औदार्य के सैलाब को बांधना ही होगा। अम्मा जी, अब मीना की सगाई हो गई है, आप ऐसे गहने मत लुटाइए, अमला ने एक दिन सास को टोक दिया। हाँ अम्मा, आज फैसला कर ही दो, क्या मुझे दोगी और क्या भाभी को। मुँह लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। कहीं ऐसा न हो कि कभी इसी करमजली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े। अमला हो कर हंस उठी थी। तब तक दोनों ननद भाभी अटूट मैत्री के इस रस सागर में आकंठ डूबी थी। इसी से कलह की काल्पनिक संभावनाओं का प्रसंग भी हास्यास्पद लग उठा था। ला मरी, निकाल पोटली, आज ही बांट बूट कर झगड़ा निपटा दूं। अम्मा ने चाबी का गुच्छा हंसकर पटक दिया था और मीना चटपट पोटली निकाल लाई। ओफ, कैसे कैसे भारी गहने थे। टोक, मगर, अनत, जयपुरी झूमर, रामपुरी मछलियाँ, चंद्रहार, बेसर और कुंदन की पहुँची। मीना के नाना सिविल सर्जन थे। अम्मा इकलौती पुत्री थी, इसी से नाना ने गहनों से लाद दिया था। सबसे विलक्षण आभूषण था एक लंबी नीली मखमली डिबिया में बंद नागिन के आकार की लचकती करधनी। उसकी जालीदार नक्काशी पहले भी कई बार ननंद भाभी को झुमा चुकी थी, पर तब ईर्ष्या का सरफन फैलाकर दोनों में एक को भी डसने नहीं दौड़ा था। आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे थे। पता नहीं अम्मा करधनी किसे देंगी, मीना सोच रही थी। कितने अरमानों की बहू हूँ मैं, करधनी हो न हो मेरे ही हिस्से में आएगी। अम्मा की ख्याली हंडिया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे। सब गहना मन ही मन बांट चुकी थी, पर दोनों की तृष्णा के प्राण उनकी करधनी पर ही अटक गई है। वे जान गई थी, बेटी तो पराया धन है, बहू पराई थोड़ी होगी। जिंदगी तो उसे बहू के साथ ही काटनी है। फिर करधनी भी साधारण नहीं थी। एक चिर रुग्ण जड़िया को मीना के नाना ने उसका खोया पौरुष लौटा दिया था। अपनी मुख कृतज्ञता को उसी अनूठी करधनी की कारीगरी में वह सदा के लिए अमर कर गया था। कैसी लपलपाती जीभ थी नागिन की, आंखों में जगमगाती दो हीरों की कनियां जड़ी थी। उस चमत्कारी करधनी का एक और आकर्षण था। एक पेच घुमाते ही वह अपनी केचुली छोड़ देती थी, जो क्षण भर में सिमट कर बाईं ओर चाबी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी। अम्मा कहा करती थी, जब करधनी बनकर आई तो उसे देखने लाट साहब के मेम भी आई थी। वही करधनी आज किस भाग्यशालिनी को मिलेगी। अम्मा ने एक एक कर गहनों की दो ढेरियां बना दी। टाक, बेसर, चंद्रहार अमला का, कंकण, झूमर, सतलड़ी मीना की, राजस्थानी बोरला, अटर बटर आया अमला की ढेरी में, कुंदन की चंपावली, उड़ीसा की कटकी, सोने की कंघी मीना की। दोनों ढेरियाँ ऐसी सूझबूझ की प्रतीक थी कि किसी में भी घट बढ़ का प्रश्न ही नहीं उठता था। अकेली करधनी बच गई। मीना अचानक मचल गई। अम्मा, चाहे हमारी ढेरी के 2-3 गहने भाभी की ढेरी में डाल दो, पर हम तो करधनी ही लेंगी। उसने करधनी सचमुच उठा ली। सास ने बहू की गंभीर मुख मुद्रा देखी तो बड़े चातुर्य से बिगड़ती स्थिति संभाल ली। अच्छा देखा जाएगा, अभी तो दोनों पोटलियां बक्से में डाल दे। करधनी अलग रख दी है मैंने, पुर्जी डाल दे, क्यों है ना बहू। पर अम्मा की पुर्जी के पहले ही
नियति की पुर्जी पड़ गई। मीना के विवाह की तिथि निश्चित हुई तो गहने झलवाने सुनार बुलवाया गया। दोनों पोटलियों के गहने ज्यों के त्यों धरे थे, पर अकेली करधनी ही नहीं थी। अम्मा तो पागल ही सी हो गई थी। एक तो शुभ कार्य के पहले सोना खो गया था, महा अपशकुन, उस पर उनका सबसे प्रिय आभूषण। अम्मा ऐसे फूट फूट कर बाबूजी की मृत्यु पर भी नहीं रोई थी। पर यह कैसे हो गया? चाबी तो निरंतर उन्हीं के पास रहती थी। कभी कभी बहू मांग लेती और कभी बिटिया। शीशम का वह बक्सा उन्हीं के कमरे में धरा रहता था और दिन रात उसी कोठरी में खजाने पर बैठे सर्प की भांति कुंडली मारे बैठे रहती थी। भोली अम्मा भागती भागती भृगु संहिता के पंडित जी के पास भी गई थी। खोई वस्तु का चोर घर में ही है और मिलेगा 20 साल में। भाड़ में जाए कर धनी, मीना के आंसू टपकने लगे थे। 20 वर्ष तक क्या उसकी कमर ऐसे ही लचीली रह जाएगी? क्या कर धनी, जब कमर ही नहीं रहेगी? फिर बेचारी रिक्त कमर लेकर ही ससुराल चली गई थी। ससुर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। पति के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया और धीरे धीरे वह माँ, भाई, भाभी सबको भूल गई, पर करधनी को नहीं भूल सकी। इतना यह खूब समझती थी कि चतुरा नटिनी सी भाभी की फुर्तीली उंगलियों ने ही भोली अम्मा की चाबी तिड़ी कर रात ही रात में करधनी गायब कर दी थी। आज पूरे 20 वर्ष पश्चात वह भाई का पत्र पाकर स्वदेश लौट रही थी। अम्मा अब नहीं रही, पर फिर भी मायका मायका ही था। भैया को देखा तो वह रही सही पूर्व शत्रुता भी बिखर गई। भैया ने मूछें रख ली थी, कनपट्टी के बाल सफ़ेद हो गए थे और क्षण भर को उसे लगा जैसे बाबूजी ही हंसते खड़े हो गए हैं। और मौसी, कितना बुढ़ा गई थी मौसी। सामने के 2 दांत टूट गए थे, ठीक जैसे अम्मा की पोपली हंसी का नक्शा फिर से उतार कर रख दिया था विधाता ने। वह तो आंसू ही नहीं रोक पाई। क्यों री मुनिया, दामाद को नहीं लाई? मौसी ने पूछा। अरे मौसी, उन्हें क्या अपने कारोबार से फुर्सत रहती है? उसने बड़े गर्व से कहा और भाभी की ओर बाहें फैला दी। उसकी तन्वी भाभी बेहद फूल गई थी। करधनी धरी भी होगी तो इस विराट परिधि को कहाँ घेर पाएगी? उसे मन ही मन गहरा संतोष हो गया। उसकी कमर तो अभी भी विदेशी कॉर्सेट के बंधन में कसी उसकी कौमार्यावस्था का 21 इंची घेरा निभा रही थी। तुम तो मीना वैसी की वैसी धरी हो। भाभी का कंठ स्वर भी शरीर के साथ साथ मांसल हो उठा था। भतीजी कहाँ है मेरी? मीना ने बड़े लाड़ से पूछा। भाभी ने एक सांवली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया। मीना ने भतीजी का माथा चूमकर कहा, मेरी दिया से 1.25 महीने बड़ी है तू। उसे क्यों नहीं लाई बुआ? भतीजी ने पूछा। उसे अपनी दुकान सौंप आई हूँ रानी। एक दिन बन रहती है तो लाखों का नुकसान हो जाता है। क्रिसमस आ रहा है। बुआ ने दर्पपूर्ण उक्ति से महिला वृंद को घायल किया और धम से कुर्सी पर बैठ गई। मीना की दुकान भारती वास्तव में फ्रांसीसी सुंदरियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। भारतीय गहने, साड़ियाँ, आलता, नकली चोटियाँ, झूमर, यहाँ तक कि मांग भरने का सिंदूर, बिछिए का जोड़ा भी मिल सकता था वहाँ। कभी फ्रांस में इक्के दुक्के भारतीय विवाह के लगन खुलते तो मीना की दुकान से ही सुहाग पिटारी जुटती। काश अम्मा की करधनी होती तो वह टिकट लगाकर प्रदर्शनी से ही माला माल हो जाती। ऐसी व्यावसायिक नाटकबाजी में उसकी कल्पना बेजोड़ थी। कुल जमा 3 दिन के लिए तो आई हूँ भाभी। इधर तुम्हारी रानी विदा हुई, उधर मैं उड़ी फ्रांस को। अपने तीक्ष्ण रंगे नखों को उसने चिड़िया के उड़ जाने की मुद्रा में चमका कर भतीजी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। जयमाल का समय हुआ तो अतिथियों की दृष्टि सलोनी दुल्हन के चेहरे पर टिकने के बजाय उसकी प्रौढ़ा बुआ की सांवली गर्दन पर जम गई। मीना का द्वितीय हीरों का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहट तीव्र हो उठी। कैसे जगमगा रहे हैं, असली हीरे हैं।
चल हट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही जगमगाते हैं। पिछले साल मेरा छोटा भाई मॉन्ट्रियल से लाया था। नहीं नहीं, फ्रांस में इनके ससुर का बड़ा व्यापार है, इनकी भी तो दुकान है। क्या बेचती है? ईर्ष्यालु स्त्रियों का अशिष्ट स्वर उसके कानों के पास ही सरक आया और उस जगमगाती बुलंद इमारत के सामने छोटे मोटे आभूषण पहने भड़कीली नारियों की आभा सहसा तुच्छ हो उठी, जैसे झोपड़ियों पर धर दिए टिमटिमा रहे हो। क्यों री मुनिया, हार तो असली लगे है, 8-10 हजार का तो होगा ही। मौसी ने बड़ी ललक से हार के लोलक को हाथों में ले लिया। 80 हजार का है मौसी, मीना ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। अपने दामी आभूषण का मूल्य बताने में क्या कभी नारी चूकती है? फिर तो दूल्हे को देख ही कौन रहा था? आंखों ही आंखों में हार की आलोचना चल रही थी। कहा था न मैंने, 80 हजार का है। सूरत तो 125 की भी नहीं है। पर एक एक कर झोपड़ियों के टिमटिमाते दिए बुझ गए। बुलंद इमारत जगमगाती रही। दूसरे दिन बारात विदा हो गई और अतिथियों के बिस्तर बंधने लग गए। एक तो लड़की के विवाह की रौनक विद्युत छटा सी क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है। उस पर गृह स्वामिनी भी अतिथियों को रोकने के मूड में नहीं थी। मीना ने भी भाभी के तुच्छ स्वभाव को परख लिया था। उसने जाने का प्रसंग उठाया तो अमला ने औपचारिक स्नेह की सामान्य दलीलें दी, फिर मान गई। बाजार से तुम्हारे लिए मेवे और ताज़ी मिठाई लेती आऊँ कहकर झोला लेकर चली गई। तो मीना विवाह के भब्बड़ के बाद पहली बार घर में अकेली थी। घूम घाम कर वह माँ का बचा खुचा सामान देख रही थी और स्मृतियों के पट खुलते जा रहे थे। अम्मा का पीढ़ा उसका बोर्डिंग का सहचर था, काला बक्सा। सहसा वह ठिठक गई। शीशम का वह बक्सा जिसका अभेद्य ताले को बिना खोले ही किसी नटनी ने करधनी गायब कर दी थी। न जाने किस ममता से उसने ताले को हाथ में लिया और ताला खट से खुल गया। बाजार जाने की हड़बड़ी में भाभी ठीक से बंद नहीं कर पाई थी शायद। देखूं भाभी इसमें अब क्या रखती है। मीना ने दोनों हाथों से भारी ढकना उठाया, पर क्या, किसी कौतूहल ने उसे प्रेरित किया। पुराना किनारी गोटा, टूटे प्लग और अम्मा की फुलवरी दुपट्टा। कैसी प्यारी प्यारी कस्तूरी की सी महक थी। ठीक अम्मा की सी देह परिमल की परिचित लपट। बड़े लाड़ से भावुकता से आवेश में गाल से लगाने के लिए दुपट्टा को उठाया तो एक भारी सी पोटली भी उसी के साथ साथ उठाई। उसका कलेजा उछलने को हो आया। वही चमक दमक, वही चमकती आँखें। अनुभवी हाथों से के अनुभूत स्पर्श से पेंच घुमाया तो सरफिणी का केचुल लटक कर चाबी का गुच्छा बन गया। वह देखती रही, फिर तड़प कर करधनी लेकर उठ गई। फिर लटका ताला निर्जीव बन गया। भाभी आई तो भोला चेहरा लिए साड़ी रख रही थी। हाय मीना, तुमने अभी से सामान बांध लिया? अमला ने पूछा और सामान जमीन पर पटक कर ननद के गले में बाहें डाल दी और धम से वहीं बैठ गई। हाय मत जाओ मीना, इतने सालों में तो लौटी हो, वह रुआंसे स्वर में बोली। मन ही मन वह जानती थी कि ननद का एयर पैसेज बुक हो गया है और वह नहीं रुक सकती। इसी से वह प्यार भरा बनावटी आग्रह कर रही थी। उसने रुमाल से आंखें पोंछी। तुम अभी भी हमसे रूठी हो। उस सर्पिणी करधिनी का सत्यानाश हो जिसने हमें चीर कर धर दिया। तुम्हारे भैया का कसम खाकर कहती हूँ मीना, मैंने उस हरामखोर महाराजिन को रात के 2 बजे अम्मा के कमरे से निकलते अपनी आँखों से देखा था। सच भाभी, मीना को बड़ा आनंद आ रहा था। सांप का पैर आखिर सांप ही पहचानता है। फिर तुमने पकड़ा क्यों नहीं उस बच्चात को? हाय रे, मेरा कलेजा पिद्दी सा है। तुम जानती हो, सोचा एक तो अम्मा के गाँव में महाराजिन आई थी, उतना मानती थी अम्मा, कहीं करधनी नहीं निकली तब। भाभी के चेहरे पर ऐसा बचपना खेलने लगा जैसे दूध के दांत भी ना टूटे हों।
हाय रे मेरी पिद्दी। मीना ने बड़े लाड से भाभी को बाहू पास में कस लिया। अब खबरदार जो उस करधनी का नाम लिया, मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। हाँ, सामान बांध लूँ, फिर रात को खूब आराम से बातें करेंगे। करधनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच शिफॉन की साड़ी के नीचे हीरों के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी। उस रात को 12 बजे तक ननंद भाभी बतियाती रहीं। हार सहेज कर रख लिया न मीना? कहीं बटुए में ही धर कर तो नहीं भूल गई? बड़ी लापरवाह हो तुम, भाभी ने पूछा तो मीना अंधेरे ही अंधेरे में मुंह फेरकर मुस्कुरा ली। हाँ भाभी, वह तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर लिया था। मैं तो आज तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, पता नहीं फिर कब मिलना हो। वह कूदकर मीना के साथ लिपट गई। सुबह उठी तो भाभी उठकर उसके साथ धरी जाने वाली पकवानों की टोकरी सजा रही थी। भाभी भाई दोनों उसको छोड़ने स्टेशन तक आए, पर तीनों ऐसे ठीक समय पर पहुँचे कि सामान लगाते ही गाड़ी ने झंडी हिला दी। बड़ी हड़बड़ी में मीना द्वार पकड़कर ही खड़ी रह गई। अपने वातानुकूलित डिब्बे में वह अकेली थी। दामी चीज़ लेकर सफ़र कर रही हो मीना? सूटकेस को सिरहाने धर लेना। भाभी उसके पास आकर फुसफुसाई तो मीना का चित्त पश्चाताप से खिन्न हो गया। कितनी नीच थी वह। 20 वर्ष पहले भाभी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी थी। आज वह उसी जघन्य अपराध को दोहरा रही थी। अब तो उसके जिम में आ रहा था वह करधने निकाल कर भैया भाभी के चरणों में लौट अपना अपराध स्वीकार कर ले। विदा की बेला पुनः अम्लान हो उठेगी, पर गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। किसी भी भावुकता के लिए अब समय नहीं था। भाभी और भाई की आंखें गीली हो आई थी। अमला बुरी तरह नाक झंझोड़ती सिसक रही थी। मीना भी अब अपने को रोक नहीं सके, बच्चों की भांति सुबह उठी। 1 घंटे बाद तूफान धड़धड़ाती पटरियों का कलेजा रौंदती चली जा रही थी और मीना दोनों हाथों से माथा पकड़े शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर बिखरे साड़ियों के अंबार को अविश्वास से देख रही थी। वह बार बार एक एक साड़ी को झटक रही थी। यही क्रम वह पिछले 1 घंटे में 20 बार दोहरा चुकी थी। नहीं, कहीं नहीं थी। आखिर सुई तो थी नहीं। रात भर भाभी उसे गलबहियों में घेर कर सोई थी। चाबी का गुच्छा पार करने में उस अद्वितीय उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया था। करधनी तो गई ही, साथ में उसके हीरो का हार भी ले गई। अब वह अतुल को क्या मुंह दिखलाएगी? जल्दी जल्दी में बीमा भी तो नहीं करा पाई थी। फिर मायके में गहने की चोरी क्या कुछ कम लज्जास्पद घटना है? अब क्या करे? क्या फिर मायके लौट जाए? क्या कहेगी भाभी से? यही ना कि भाभी तुमने मेरे हीरे का हार चुरा लिया। पर भाभी तो पलट कर जीभा का घातक प्रहार सिद्ध कर सकती थी। मीना, तुम क्या मेरी करधनी चुरा कर नहीं भागी? उसके हीरे के हार का केवल लोलक ही बेचने पर भाभी के पूरे खानदान की बिटिया ब्याही जा सकती थी। हाय, कितने छोटे अपराध की कितनी बड़ी सजा दे गई भाभी। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।